हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रतिष्ठित लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी तारीफ। तो शुरू करें कहानी तारीफ। मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, बथुए का रायता, इमली की चटनी, मेवों से तरबतर गाजर का हलवा और रुमाली रोटी। डाइनिंग टेबल पर सुंदर डोंगों में ये सारा कुछ सजा कर ज्योति अपने पति राहुल का इंतज़ार करने लगी। माहौल को थोड़ा रोमांटिक करने के लिए उसने बगीचे से 2 गुलाब के फूल तोड़कर एक कांच की प्लेट में थोड़ा पानी भरकर उनकी पंखुड़ियाँ बिखेर दी। भीनी भीनी खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। इस उत्साह की खास वजह ये थी कि आज ज्योति ने पहली बार राहुल के लिए खाना बनाया था। विवाह के बाद ससुराल में यूँ तो सासू माँ ने एक कढ़ाई में 5 गुलगुले चुवाकर रसोई छूने का शगुन करवा लिया था, पर पूरा खाना बनाने को उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी नई आई हो, 2-4 दिन आराम कर लो। चकला बेलन तो एक बार पकड़ा तो मरते दम तक औरत के हाथ से छूटता ही नहीं है। अब सासू माँ को ये तो पता नहीं था कि खाना बनाना ज्योति का शौक़ है। बचपन से ही जब माँ रसोई में खाना बना रही होती, वो भी पास बैठकर बनाने की जिद करती। माँ ने बच्चों का खेल समझकर उसको छोटा सा चकला बेलन ला कर दे दिया था। यहीं से शुरू हुआ खाना बनाने के प्रति उसका अगाध प्रेम, जो उम्र के साथ बढ़ता ही गया। पढ़ाई लिखाई में वो सामान्य थी, पर रसोई शास्त्र में हमेशा अव्वल नंबर लाती। रसोई उसकी संगीतशाला थी। चकला बेलन, कढ़ाई और चमचा उसके वाद्य यंत्र, जिनसे वो तरह तरह के भोजन रागों का आविष्कार करती थी। तभी तो खाने वाले भी अंगुलियां चाट चाट कर खाते थे। पिताजी तो तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी बेटी का बनाया ज़ाफ़रानी पुलाव कभी खाया है? कभी आइएगा हमारे घर कलाकंद खाने। पूरे भारत में ऐसा कलाकंद कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, नहीं, ये बाज़ार के नहीं हैं। ये मोतीचूर के लड्डू तो मेरी बेटी ने घर में बनाए हैं। नाम जरूर ज्योति है, पर है अन्नपूर्णा। किशोरावस्था से उसके यहाँ सहेलियों का जमघट लगा रहता। सबकी माँ की हिदायत जो होती, जाओ ज्योति से 2-4 ढंग की चीज़ें सीख कर आओ। कितना भी पढ़ लिख जाओ, रसोई तो औरत को ही संभालनी पड़ती है। और सहेलियाँ उसको घेर लेती। ज्योति, ज़रा रुमाली रोटी बनाने की विधि बताना। अच्छा ज्योति, बताना खीर में शक्कर का अंदाज़ कैसे करते हैं? खिचड़ी में पानी कितना डालें? वो किसी शिक्षक की भांति सबके सवालों को सुलझाती रहती। जब विवाह की बात चली, तब अनुप्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बड़े नसीब वाले हैं राहुल जीजाजी, जो उन्हें इन हाथों से बना खाना खाने को मिलेगा। देखना, उंगलियां चाट चाट कर तारीफ करेंगे। इतना हुनर है हमारी ज्योति के पास। राधिका ने समर्थन किया। मृणालिनी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, झट से बोल पड़ी, देखना इनका लव सॉन्ग क्या होगा। तुम खिलाती रहो, मैं खाता रहूं, इतना बढ़िया खाने से और प्यार आता है। उसकी इस बात पर सब खिलखिला पड़ी। ज्योति लजाते हुए अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगती। जब वो अपने राहुल के लिए खाना बनाएगी और वो उसे अपने बाहों में भींच कर कहेगा, मेरी ज्योति से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। सारी ज़िंदगी खाता रहूँगा, तब भी कभी मन तृप्त नहीं होगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ ज्योति, जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। तब वो उसके होंठों पर हाथ रखकर कहेगी, इतनी तारीफ ना करिए। आप जैसे ज्ञानी पति को अपने हाथों से बनाकर खिलाना मेरा भी तो सौभाग्य है। राहुल उसका हाथ हटाकर उसे अपने सीने से लगा लेगा और जिंदगी रसगुल्लों की चाशनी की तरह मिठास से तरबतर हो जाएगी। वो अपने ख्यालों में खोई ही थी कि राहुल आ गया। वो जल्दी जल्दी डोंगों से खाना उसकी प्लेट में परोसने लगी। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कर लूँगा इतना, तुम अपनी प्लेट भी लगा लो। वो अपनी प्लेट लगाने लगी। राहुल ने प्लेट लगाने के बाद अखबार खोल लिया। सुबह घंटा भर पढ़ा हुआ अखबार वो दोबारा पढ़ने लगा। ज्योति उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों से खाने के पसंद नापसंद का अनुमान लगाने लगी। तभी राहुल की उड़ती सी नज़र ज्योति पर पड़ी। वो उसे ही एकटक देख रही थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, खाना कैसा लगा? उसने सकपकाते हुए पूछा। ठीक है, राहुल ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। थोड़ी देर अखबार में सर घुसाए रखने के बाद उसने फिर सर उठाया।
ज्योति को आशा जगी। राहुल ने कहना शुरू किया, ये शेयर मार्केट इस समय बहुत गड़बड़ कर रही है। मेरे ख्याल से इस समय बुल की जगह बियर मार्केट में पैसा लगाना सेफ रहेगा। उसके बाद उसने फिर से अखबार में डुबकी लगा ली। उसे शेयर मार्केट तो समझ में नहीं आती थी, पर इतना तो समझ ही गई कि उसके मलाई कोफ्ते मटर पनीर राहुल ने नहीं, शेयर मार्केट के बुल और बियर ने खा लिए। मन में निराशा तो थी, पर उसने अपनी उम्मीद की थाली शाम के खाने की तरफ सरका दी। शाम से सुबह हुई। सुबह से फिर शाम की यात्रा करते करते 4 महीने बीत गए, पर ज्योति के हिस्से में तारीफ नहीं आई। राहुल खाने की मेज पर कभी देश की उठती गिरती समस्याओं में उलझा होता, तो केक कितनी मुलायम बनी है इस बात का ध्यान कहाँ आता। कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना के आगे इडली सांभर की बात करना भी अल्पज्ञता की निशानी होती। कभी ऑफिस की समस्याओं में जलेबी उलझ कर रह जाती, तो कभी घर परिवार की समस्याएं जाफरानी पुलाव को चट कर जाती। कारण कुछ भी हो, उसको इतने महीने बाद भी तारीफ नहीं मिली तो नहीं मिली। धीरे धीरे उसका सब्र जवाब देने लगा। सलीके से रसमलाई की गार्निश करती उंगलियां शब्दों का सलीका भूल गईं। कभी तो मुंह से खाने की तारीफ में कुछ बोल दिया करो। क्या सर अखबार में घुसाए घुसाए खाते रहते हो? ये जो मुंह में बिना ठीक से देखे ठूंस रहे हो ना, उसको बनाने में भी मेहनत लगती है। वो गुस्से में फूट पड़ी। तो क्या तुम्हारी प्रशंसा के लिए गीत काव्य लिखूं? खाना ही तो बनाया है। ऐसा कौन सा मंगल ग्रह का नया रास्ता खोज लिया है? दुनिया भर की औरतें बनाती हैं, इसमें नया क्या है? जरा सा कुछ हल्दी मसाले इधर उधर कर दिए और लगी तारीफ की उम्मीद करने। देखो, मैं तुम्हारे पिता की तरह भोजन भट्ट नहीं हूँ जो हर रोज़ उंगलियाँ चाट चाट कर तुम्हारे खाने की तारीफ करता फिरूँ। बहुत सारे काम हैं मेरे पास करने को, बैठे बैठे तारीफ करने के अलावा। धड़ाम से कुर्सी फेंकते हुए राहुल ने कहा, और खाना अधूरा छोड़कर ही चला गया। शायद पुरुष का अहंकार ज्योति का कहने का तरीका बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखें पछतावे से भीग गईं। बेकारी कहा, खाना भी नहीं खाया, कम से कम पूरा खा तो लेते थे। सारा दिन ऑफिस में मेहनत करते हैं, मैं भी किस बात पर उलझ पड़ी। तुरंत राहुल को मनाने चली गई। सॉरी राहुल, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम प्लीज़ खाना खा लो। राहुल अपनी फाइल में सर गड़ाए बैठा रहा। 2 दिन बात भी नहीं की। धीरे धीरे सीज फायर हो गया। राहुल सामान्य तौर से खाना खाने लगा और वो सामान्य तौर से तारीफ की उम्मीद करने लगी। एक दिन राहुल अपने दोस्त के घर उसको लेकर गया। वहाँ खाना खाते समय ना अखबार था, ना शेयर मार्केट, ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। राहुल खाना खाते हुए बार बार तारीफ कर रहा था। भाभी जी, आपके हाथों का जवाब नहीं। ये मटर पनीर कितना स्वादिष्ट बना है। वाह वाह, जाफरानी पुलाव के तो कहने ही क्या। वो विस्फारित नेत्रों से राहुल को देखने लगी। उसने नोटिस किया कि जब भी अपने दोस्तों के यहाँ जाता है, स्वाद को गैर मामूली चीज़ समझने वाला राहुल उनकी पत्नियों के बनाए खाने की तारीफ करता है। ये वजह एक बार फिर उसको नाराज़ करने के लिए काफ़ी थी। घर आकर साड़ी बदलते हुए उसने राहुल को टोका। क्या बात है राहुल, अपने दोस्तों की पत्नियों के खाने की तो इतनी तारीफ करते हो, कभी मेरी भी कर दिया करो। हाँ तो, खाना पसंद आया था तो कर दी, कभी तुम भी अच्छा बनाओगी तो तुम्हारी भी कर दूंगा। अभी तो तुम्हारी फिगर की तारीफ करने का दिल कर रहा है। कहते हुए राहुल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। सुबह भारी मन से उठने के बाद वो सोचने लगी कि शरीर की संतुष्टि हमेशा मन की संतुष्टि नहीं होती। अपने स्नेह और हुनर के पारिश्रमिक के रूप में तारीफ के 2 बोल ही तो चाहती थी वो। उसकी ये छोटी सी इच्छा भी राहुल पूरी नहीं कर सकता। सोचते सोचते उसे तेज उबकाई आने लगी। अब उनकी ज़िंदगी में नन्हा गौरव भी शामिल हो गया था। मातृत्व के शुरू के वर्षों में ज्योति का राहुल की तारीफ के प्रति इतना ध्यान ही नहीं गया। उन दोनों के बीच बातें भी मुख्यतः गौरव की ही होती। अरे देखो, पापा बोल रहा है। अरे ये तो चलने लगा। कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है? ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी थम गई थी। अभी भी दोस्तों के आना जाना, खाना पीना यूं ही चल रहा था, पर ज़िंदगी की प्राथमिकता गौरव के इर्द गिर्द ही घूमती। सेरेलेक और बेबी फूड की बातों में अपने व राहुल के लिए वो क्या पका रही है इसका ख्याल भी कम ही रहता। इसी बीच अनुप्रिया का ट्रांसफ़र उसी के शहर में हो गया। उसने राहुल और ज्योति को खाने पर बुलाया।
उसने सरसों का साग और मक्के की रोटी, हरी धनिया की चटनी, दाल मखनी और साथ में थोड़ा सा नैनू ताज़ा निकाला हुआ मक्खन परोसा। जाड़े के दिन थे, गरम गरम खाने का स्वाद कुछ और ही बढ़ गया था। राहुल ने खाते खाते कहा, अनु, आपके हाथों का जवाब नहीं, क्या खाना बनाती हैं आप। बड़े भाग्यशाली हैं आपके पति, जो आप जैसी पत्नी मिली है। कौर मुंह में ले जाते हुए ज्योति के हाथ जैसे रुक गए। तभी अनु बोल पड़ी, जीजा जी, आप तो झूठी तारीफ रहने ही दीजिए। गुरु तो आपके घर की रसोई में बैठा है। ये सब बनाना मैंने ज्योति से ही तो सीखा है। गुरु गुड़ी रह गया और चेला चीनी हो गया। ये सारे हुनर तो बेगम साहिबा मायके में ही छोड़ आईं, राहुल ने हंसते हुए कहा, और सब उसकी बात पर हंस पड़े। उसकी वर्षों दबी इच्छा कुरेद गई, आंखें डबडबा गईं। वो खाना छोड़कर अंदर दूसरे कमरे में चली गई। अनु बात को भाप कर उसके पीछे पीछे आई और उसके पास बैठकर बड़े प्यार से बोली, ज्योति, तू भी ना किस बात पर दुखी होने बैठ गई। दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपनी बीवी में कोई हुनर नज़र नहीं आता और दूसरे की बीवी में कोई दोष नहीं। ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते। फिर जीजा जी ने तो मजाक में कहा था। मजाक? ज्योति ने अनु का हाथ हटाते हुए कहा, शायद मजाक ही होगा, पर मेरी तो हसरत ही रह गई अपने बनाए खाने की तारीफ सुनने की। हाँ, तुझे लग सकता है, तू इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती आई है। मैं तो रोज़ बनाती भी नहीं, पर जिस दिन बनाती हूँ मन तो तारीफ के लिए मचलता है। पर मेरे पति को भी देखो, जल्दी से आवाज़ फूटेगी ही नहीं तारीफ की, जैसे भगवान ने स्वादेंद्रियाँ बनाई ही ना हों। अगर कभी कुछ कहेंगे भी तो नमक कम है, आज हल्दी कुछ ज़्यादा हो गई। इसीलिए तो मैं रोज़ बनाने का सिरदर्द लेती ही नहीं। पार्टी वगैरह में ही रसोई में हाथ लगाती हूँ। अपना मियाँ नहीं तो दूसरों के मियाँ तो तारीफ़ करते ही हैं ना। कहते हुए अनुप्रिया ने शरारत से बाईं आंख दबा दी। उसको भी हंसी आ गई। लौटते समय कार में सन्नाटा पसरा रहा। वो सोचती रही कि अनुप्रिया कह सकती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफिसर है, महीने के आखिर में नोटों की गड्डी लाती है। उसके पति भी उसके ऑफिस और घर संचालन की कितनी तारीफ़ कर रहे थे, पर उसका तो एक यही हुनर है जिसका गर्व वो अपने पति की आंखों में देखना चाहती है। पर वो बस खाना ही तो बनाती हो कहकर उसका स्वाभिमान ही कुचल देते हैं। उसके हुनर की, घरेलू श्रम की कोई तनख्वाह नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई तारीफ़ नहीं। उस रात पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोए। इस बार वो भी हथियार डालने के मूड में नहीं थी। 2 दिन बाद राहुल ही आया उसे मनाने। क्या यार, जरा सी बात पर मुंह फुलाए बैठी हो। देखो, मुझे खाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है। तुम भी अच्छा खाना बनाती हो, पर अपनी ही बीवी की रोज़ रोज़ क्या तारीफ़ करूं? वैसे अनु ने खाना वाकई अच्छा बनाया था। मतलब मुझे अच्छा लगा, कह दिया। तुम चाहो तो उससे सीख लो। ज्योति कुछ कहना चाहती थी कि गौरव आ गया। मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट कुक है, कहते हुए उससे लिपट गया। ज्योति अपने आंसू न रोक सकी। उम्मीदों की सुई गौरव की ओर घूम गई। वो दिन उसकी ज़िंदगी के थोड़े अच्छे दिन थे। जो भी बनाती, गौरव व उसके दोस्त प्रशंसा कर देते। वो दुगने जोश से कुछ नया बेहतर बनाने की कोशिश करती। हमेशा अखबार में सर घुसाकर खाने वाला राहुल भी अब बेटे की देखा देखी खाने पर टिप्पणी करने लगा, पर ज़्यादातर टिप्पणियाँ नकारात्मक ही होती। मेरी माँ साग को सरसों के तेल में बनाती थी। ये आंवले रात में पानी में भिगो दो, तभी मुरब्बा अच्छा बनेगा। तुम हल्दी नमक तेजस्विनी की तरह थोड़ा कम डाला करो। मुलायम सा नैनू कैसे बनाते हैं, ज़रा अनु से पूछ लो ना प्लीज़। कभी उसका बनाया उसे पसंद भी आ जाता तो बस इतना कहता, आज ठीक ठाक बना है। इसमें उसे ना जाने किस अहंकार की वजह हो जाती, वो कभी समझ ही नहीं पाई। धीरे धीरे उसने इस ठीक ठाक को ही तारीफ़ मानना सीख लिया। फिर भी कभी कभी उसका दिल दुखता, पर गौरव की तारीफ़ उस पर लेप लगा देती। मन में सोचती, शायद अनुप्रिया सही ही कहती है। पुरुष दुनिया भर की औरतों की तारीफ़ करेगा, पर अपनी पत्नी में उसे नुक्स ही नज़र आएंगे। चलो, बेटे के बहाने ही सही उसकी प्रयोगशाला चल तो रही है, वाद्य यंत्र बज तो रहे हैं। किशोरावस्था में कदम रखते ही गौरव ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। अब उसे माँ के हाथ का खाना नहीं, बाजार का खाना पसंद आने लगा। स्थिति ये हो गई कि आज क्या खाओगे बेटा, पूछने पर भी वो नाराज़ हो जाता। क्या खाना खाना लगा रखा है, जीवन में और कोई काम नहीं है क्या जो हर समय खाने की बातें करती रहती हो। वो जो भी बनाती,
कभी कॉपी, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल करते हुए कटक लेता। कभी कभी उसकी प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर झुंझला जाता। मम्मी आप भी खा तो लिया ना, बस इतना काफ़ी नहीं, आपको इतनी तारीफ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? धीरे धीरे तो शिकायतें भी शुरू होने लगी थीं। ये क्या बनाया है, वो क्या बनाया है। उसके ऊपर आज का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, मैं बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ के शब्द अक्सर उसे पल्लू से नम हुई आंखें पोंछने को विवश कर देते। वो महसूस कर रही थी कि गौरव तेजी से अपने पिता में बदलता जा रहा है, जिनके मन में औरतों की मेहनत और घरेलू काम के प्रति कोई सम्मान नहीं होता। वो ऑफिस या स्कूल कॉलेज में किए गए अपने काम को तो काम मानते हैं, उसकी तारीफ भी चाहते हैं, पर उनकी निगाह में घरेलू औरतें दिन भर करना ही क्या होता है कि दायरे में आती हैं। माँ की ममता पर पिता का खून भारी पड़ने लगा। 12वीं के बाद गौरव इंजीनियरिंग करने हॉस्टल चला गया, फिर नौकरी और शादी। समय कितनी तेज़ी से उड़ गया पता ही नहीं चला। अब घर में केवल ज्योति और राहुल ही रह गए थे और साथ में रह गया था उनका एकाकीपन और बीमारियों की लंबी फहरिस्त। ज्योति को अब खाना बनाने से अरुचि होने लगी। गठिया के कारण शरीर भी साथ नहीं देता। उच्च रक्तचाप और एंजाइना भी शरीर में घर बना चुके थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला, शक्कर, स्वाद के ज़्यादातर नुमाइंदे स्वास्थ्य ने छीन लिए थे। सादा और उबला ही बनना था। अब तो बस खाना खाने के लिए बनाती, मन भी नहीं लगता, बस पेट भरना है यही ख्याल रहता। धीरे धीरे रसोई में घुसने की भी इच्छा साथ छोड़ने लगी। कभी कभी कोई पुरानी सहेली याद दिला देती तो आश्चर्य होता, क्या वही थी वो ज्योति जो इतना अच्छा खाना बनाती थी? तभी समय ने उसकी थाली से एक स्वाद और छीन लिया। 2 दिन के बुखार में राहुल उससे हमेशा के लिए दूर चला गया। जब तक डेंगू पॉजिटिव की रिपोर्ट आती मरीज ही जा चुका था। उस समय गौरव की पोस्टिंग मुंबई में थी, जहां वो अपनी पत्नी परिधि और 2 जुड़वा बच्चों के साथ रह रहा था। पिता के ना रहने पर कुछ दिन के लिए आया, फिर वापस चला गया। वो अकेली घर की दीवारों पर सर मारती, एक बार खाना बनाती और दोनों टाइम खा लेती। कई बार तो फ्रिज में रख देती और गर्म कर करके 2-3 दिन में खाकर ख़त्म कर पाती। टीवी पर आस्था चैनल देखकर मन बटाती और शाम को अपनी लाठी के सहारे पास के मंदिर में चली जाती। समय तो बस काटना था। जीवन और थाली दोनों ही बेस्वाद हो चले थे। धीरे धीरे शरीर अशक्त होता चला था। अब तो चला फिरा भी नहीं जाता, काम किए नहीं होता। 72 की उम्र से कहीं ज़्यादा रोगों ने उसे तोड़ दिया था। अकेली बीमार अशक्त माँ की आंखें गौरव और उसके बच्चों के आने की बाट जोहती रहती। बच्चे आ जाते तो कुछ रौनक हो जाती। खाना बनाने के लिए उन दिनों कांता को बुलवा लेती। कांता दूसरों के घर में खाना बनाया करती थी। कितनी बार कह चुकी थी, अम्मा हमें हमेशा के लिए लगवा लो, गर्मा गर्म रोटियां देंगे, पर वही ना कर देती। अरे अकेले प्राणी को खाना ही कितना है। बच्चे आते हैं तो जी करता है कि कुछ खा लें। उबला सादा खाना पसंद ही नहीं करते। अब उम्र हो गई है, रसोई में ज़्यादा देर खड़े होने का ही मन नहीं करता, घबराहट होने लगती है, इसीलिए तुमको बुला लेती हूँ। कांता जानती थी कि बुढ़िया अपने लिए ज़्यादा कुछ बनाती नहीं है तो उसे क्या लगवाएगी। फिर भी चूहल में हर बार आग्रह करती और हर बार वही उत्तर सुनकर मुस्कुरा देती। उधर परिधि की नौकरी लग गई। उस साल गर्मी की छुट्टियों में गौरव अकेले ही आया। आते ही ऐलान कर दिया, मम्मी अब तुम अकेली नहीं रहोगी, मेरे साथ मुंबई चलोगी। क्या बहू भी ऐसा ही चाहती है? उसने बेटे से अपनी शंका का समाधान चाहा। हाँ माँ, उसी ने तो मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। कहा है अब मम्मी अकेले नहीं रहेंगी, अब उनकी बैठकर खाने की उम्र है, हमें भी तो सेवा का मौका मिले। गौरव ने कहा तो खुशी से उसकी रुलाई फूट गई। कहीं तो उसकी कदर है, सोचकर वो अपना सामान बांधने लगी। मुंबई में हफ्ता 15 दिन बहुत अच्छे बीते। बहू पूछ पूछ कर खाना बनाती, बच्चे दादी दादी कह के पास घूमते। यहाँ बुढ़ापा ठीक से कटेगा, ये सोचकर वो आश्वस्त हो चली थी। हर रात की तरह उस रात भी घुटनों की अलसी के तेल से मालिश कर वो सो गई, इस बात से बेखबर कि बगल के कमरे में बहू बेटा उसी के कारण झगड़ रहे हैं। देखो, तुम्हारी माँ को रोज़ रोज़ पका पका कर मैं नहीं खिला सकती, बुढ़िया तो किचन में घुसती भी नहीं है, परिधि ने हाथ हिलाते हुए गौरव से कहा।
ठीक से बात करो, माँ का गठिया का दर्द जोरों पर है, आजकल ठीक से उनसे चला भी नहीं जाता है। गौरव चिल्लाया। लो जी, कर लो बात। ठीक से क्यों बोलूँ? मैंने तो इसीलिए बुलाया था कि खाना और बच्चे वो संभाल लेंगी तो मैं आराम से नौकरी कर पाऊँगी। मुंबई के खर्चे कितने हैं, खाना पकाने वाली भी कितनी महंगी है, ऊपर से छुट्टियाँ भी बहुत करती है, 2 का 4 खर्च करती है, सामान मारती है, सो अलग। पर मैं तो तुम्हारे नाम से ही माँ को लाया था, अब तुम ही जानो भाई। अपनी मंशा पहले बताना चाहिए थी ना। कितनी बार कहा था मम्मी आ जाएंगी तो बच्चों और उनकी फरमाइशों को वही देखेंगी, मूल से सूद प्यारा जो होता है। सुनते कहाँ हो मेरी बात, पर देखो ये मुझसे नहीं होगा। दिन भर ऑफिस में काम करूं और सुबह शाम रसोई में पूरी ड्यूटी दूं और बुढ़िया आराम से गठिया का बहाना बनाकर पलंग तोड़े। मैंने तो बुलाया ही रसोई के काम में मदद के लिए था। सोच लो, नौकरी छोड़ दूंगी तो लोन की किश्त कैसे भरोगे? लेकिन अब माँ को वापस कैसे भेजूं? गौरव चिंतित होकर बोला। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं एक दिन साफ साफ कह दूंगी यहाँ रहना है तो खाना बनाना पड़ेगा। जब सारा दिन घर में ही रहती हो तो ऐसी आराम तलबी नहीं चलेगी। गौरव बोला। रुको रुको, मैं ही कोई तरकीब निकालता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, परिधि ने कहा। गौरव चुपचाप उठकर माँ के कमरे की तरफ गया। इन बातों से बेखबर वो निश्चिंत होकर सो रही थी। उसे इत्मीनान हुआ कि माँ ने उसकी और परिधि के बीच की कोई बात नहीं सुनी है। सारी रात अपने बिस्तर पर लेटे लेटे योजनाएं बनाता रहा, आंखों में नींद का नाम नहीं था। दूसरे दिन सुबह गौरव जल्दी उठकर माँ के कमरे में गया। वो घुटनों में अलसी के तेल की मालिश कर रही थी। गौरव ने माँ के हाथ से तेल की शीशी ले ली और घुटनों में लगाने लगा। ज्योति ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, चल हट, तुझे ऑफिस को देर हो रही है। गौरव ने मालिश जारी रखते हुए कहा, माँ अपनी सेवा का हक तो ना छीनो मुझसे। सही ही कहा गया है कि माँ के कदमों में तो जन्नत होती है। ज्योति बोली, अरे आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, किसने सिखाया तुझे ये सब? उम्र के साथ ये ज्ञान आ ही जाता है कि माता पिता अनमोल होते हैं। फिर परिधि भी आपकी बहुत तारीफ करती है। अच्छा? अपनी आंखों में उठाए बवंडर को पल्लू से पोंछने लगी। हाँ माँ, एक बात कहने को दिल और कर रहा है। वर्षों हो गए तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे नहीं खाए। कितने स्वादिष्ट बनाती थी तुम, मेरे पूरे क्लास में हिट थे। पराग तो अक्सर कहता था कि अपनी माँ से आलू के पराठे बनवा कर लाओ। गौरव माँ की ओर स्नेह से देखता हुआ बोला, माँ कभी तबीयत ठीक महसूस हो तो फिर बनाना। थोड़ा रुककर गौरव ने फिर कहा। ज्योति ने हाथ झटकते हुए कहा, चल हट पगले, पहले क्यों नहीं बताया, अभी बना देती हूँ। कहते हुए अपने घुटनों के दर्द को भूल वो झटके से उठी। दर्द के जोर से एक हल्की चीख निकली, पर वो रुकी नहीं। उसके कदम लाठी लेकर रसोई की ओर बढ़ने लगे। सुबह नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार यानी परिधि, बच्चे और गौरव अपने स्कूल और ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने लगे। माँ, तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों का जवाब नहीं। गौरव ने परिधि को देखकर आंख मारते हुए जोर से कहा। हाँ माँ, मैं तो कभी भी आपके जैसा खाना नहीं बना सकती। आंख मारते हुए परिधि ने भी जवाबी तान मिलाई। अरे बेटा, उठना नहीं, ये वाला और खाना, ये और भी ज़्यादा कुरकुरा है। दर्द से बेजार टांगों की परवाह न करते हुए माँ का ममत्व रसोई से उड़ता हुआ डाइनिंग टेबल पर छितर गया। अब वो रोज़ खाना बनाती है और सब लोग उसकी जी भर भर के तारीफ करते हैं। अभी आप सुन रहे थे वास्तविकता को आईना दिखाती हुई वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी तारीफ। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।